तेलंगाना में बीआरएस में मचा सियासी घमासान। बीआरएस नेताओं की बगावत से बैकफुट पर केसीआर। कैसे कांग्रेस ने बिगाड़ा तेलंगाना में बीआरएस का खेल। बीजेपी और बीआरएस के नेता कांग्रेस में शामिल। इस साल 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इन 5 राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इन राज्यों की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम राजनीतिक दल चुनावी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इन 5 राज्यों में से तेलंगाना का चुनाव इस बार कई मायनों में काफी खास है। जिन 5 राज्यों में नवंबर में मतदान होना है, उनमें तेलंगाना भी शामिल है। तो तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को नया राज्य बना था। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं और यहां कम से कम 60 सीट हासिल कर ही सत्ता की कुर्सी पर बैठा जा सकता है, जिसके लिए कांग्रेस काफी हद तक तैयार नजर आ रही है। शायद यही कांग्रेस की बढ़ती ताकत से सत्ता पर काबिज बीआरएस चीफ घबराए हुए हैं। बीआरएस में मची बगावत से कांग्रेस का हाथ मजबूत हो रहा है। फिर बीजेपी और बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो कैसे राज्य में कांग्रेस का बढ़ रहा है ग्राफ? क्या सत्ता की इस जंग में बीआरएस को मात देकर कांग्रेस अपना झंडा बुलंद करेगी? इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बीआरएस के कई नेताओं ने छोड़ा केसीआर का साथ। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के मुकाबले में पिछड़ी बीजेपी। तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी के भी कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। पिछले 4 महीनों में तेलंगाना में सत्ता पर काबिज भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में कुछ मौजूदा विधायक, 2 पूर्व मंत्री और 1 पूर्व सांसद शामिल हो चुके हैं। और 12 अक्टूबर को भी कांग्रेस के राज्य प्रमुख रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में आधा दर्जन से ज्यादा बीजेपी और बीआरएस के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे राज्य में बीआरएस और बीजेपी बैकफुट पर है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने अन्य दलों के असंतुष्ट नेताओं से बात करने और उन्हें भगवा पार्टी में शामिल करने के लिए विधायक एटाला राजिया की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था, जो फिलहाल नाकाम नजर आ रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद असंतुष्ट नेताओं की पहली पसंद इस वक्त कांग्रेस है। पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव और पूर्व सांसद पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बीआरएस से निलंबित कर दिया गया था, वो 30 अन्य लोगों के साथ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनके शामिल होने से अविभाजित खम्मम और महबूब नगर जिलों में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। दोनों नेताओं का अपने अपने जिलों में प्रभाव माना जाता है और कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, जो सीएम केसीआर के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो हैं कृष्ण राव ने 2011 में बीआरएस में शामिल होने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वो 2014 में बीआरएस के टिकट पर महबूब नगर जिले के कोल्हापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। हालांकि विधायक हर्षवर्धन रेड्डी, जिन्होंने 2018 के चुनावों में हराया था, उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद अपनी वफादारी कांग्रेस से बीआरएस में बदल ली। इसके बाद उन्हें बीआरएस में दरकिनार कर दिया गया, जिसके बाद उनकी भी कांग्रेस में वापसी हो चुकी है। श्रीनिवास रेड्डी, जो 2014 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर खम्मम से लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए थे, बाद में बीआरएस के प्रति वफादार हो गए। केसीआर द्वारा उन्हें 2018 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी का टिकट देने से इनकार करने के बाद वो नाखुश थे, अब कांग्रेस में हैं। अगस्त में बीआरएस के 119 विधानसभा सीटों में से 115 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में सत्तारूढ़ पार्टी में असंतोष पनपने लगा, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला है। पूर्व मंत्री तुमल्ला नागेश्वर राव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वो 16 सितंबर को हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के मौके पर औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए खम्मम जिले के पलेयर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिए जाने के बाद पूर्व मंत्री बीआरएस से नाराज थे। बीआरएस ने कांडला उपेंद्र रेड्डी को टिकट दिया, जो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन बाद में बीआरएस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने मौजूदा बीआरएस विधायक मयन्ना पल्ली हनुमंत राव को अपने
खेमे में लाकर एक और सफलता हासिल की। ग्रेटर हैदराबाद के मलकाजगिरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक का नाम केसीआर द्वारा घोषित 115 उम्मीदवारों की सूची में शामिल है। हालांकि उन्होंने विद्रोह का झंडा उठा लिया क्योंकि केसीआर ने मेंढक निर्वाचन क्षेत्र से उनके बेटे रोहित राव को टिकट देने की उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया। विधायक ने पार्टी में लोकतंत्र और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए 22 सितंबर को बीआरएस से इस्तीफा दे दिया। 28 सितंबर को वो अपने बेटे के साथ नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। नकारे कल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व बीआरएस विधायक वेमुला वीरेश भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीआरएस को एक और झटका देते हुए तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य कसी रेड्डी नारायण रेड्डी ने राज्य कांग्रेस प्रमुख ए रेवंत रेड्डी और अन्य नेताओं के साथ बैठक के बाद 1 अक्टूबर को बीआरएस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कथित तौर पर एमएलसी को कलावकुर्ती विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट का आश्वासन दिया गया है। वहीं एक और बीआरएस नेता ठाकुर बालाजी सिंह और उनके कई समर्थकों के साथ 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में खड़गे की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। नारायण रेड्डी के शामिल होने से संयुक्त महबूब नगर जिले में कांग्रेस मजबूत हुई। कांग्रेस ने बीजेपी के कुछ नेताओं को आकर्षित करने में भी सफलता हासिल की है। पूर्व मंत्री ए चंद्रशेखर अगस्त में बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 5 बार के विधायक विकाराबाद के पूर्व विधायक कुछ समय से पार्टी गतिविधियों से दूर चल रहे थे। चंद्रशेखर ने 2021 में बीजेपी में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने इससे पहले 1985 से 2008 तक 5 बार विकाराबाद निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने जाते रहे। वो लगातार 4 बार विकाराबाद से तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। बाद में वो बीआरएस में शामिल हो गए और 2004 में बीआरएस के टिकट पर चुने गए। उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। अब फिलहाल कांग्रेस में हैं। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 2021 में बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी छोड़ दी। हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बीजेपी से निलंबित किए गए जिता बालकृष्ण रेड्डी और येनम श्रीनिवास रेड्डी भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि मुकाबला सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस में है। बीजेपी को लड़ाई में नहीं दिखाया जा रहा है। हालांकि अपने स्तर पर बीजेपी काफी कोशिश कर रही है और शहरी इलाकों में उसका जनाधार बड़ा भी है, लेकिन वो चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी बनती नहीं दिख रही है। हालांकि इतना तय है कि बीआरएस और कांग्रेस में से उसके निशाने पर पहले केंद्र की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ही है। 2020 में हैदराबाद निकाय चुनाव के परिणाम से भाजपा का उत्साह जरूर बढ़ा था, लेकिन शहरी इलाकों के अलावा दूर दराज वाले इलाकों में अभी भी उसे अपनी पकड़ बनाने के लिए काफी मेहनत करनी है। खासकर कर्नाटक के चुनाव नतीजों ने बीजेपी के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी फिर राज्य की सभी 119 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुटी है। जिन क्षेत्रों में उसकी खास मौजूदगी नहीं है, पार्टी उसे भी नजरअंदाज नहीं कर रही है। बीजेपी का काफी दारोमदार सत्ताधारी बीआरएस के खिलाफ 9 सालों में तैयार हुई एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटों पर है। त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस को ज्यादा नुकसान, क्या बीजेपी राज्य में बीआरएस के साथ मिली हुई है? कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी राज्य में बना रही है रणनीति। बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बीजेपी तेलंगाना में खुद को चुनावी मुकाबले में बनाए रखना चाहती है, जिससे बीजेपी बीआरएस सरकार विरोधी जितने वोटों में सेंध लगाएगी, कांग्रेस के मंसूबों पर उतना पानी फिरता जाएगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट बंटने का असली फायदा केसीआर को ही मिलेगा, जबकि सीधे मुकाबले में कांग्रेस उसे ज्यादा कड़ी टक्कर दे सकती है। पार्टी के रणनीतिकारों का भी कहना है कि उनकी नजर बीआरएस सरकार विरोधी वोटों को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में करने की है। दरअसल भाजपा की रणनीति का सीधा मायना यह है कि इससे कांग्रेस की संभावनाएं कमजोर पड़ सकती हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी इस रणनीति पर काम कर रही है। जिस विधानसभा सीट पर उसे कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं मिलेगा, वहां वो किसी मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार को भी समर्थन दे सकती है। बात साफ है कि बीजेपी के लिए तेलंगाना विधानसभा चुनाव से बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव है, जहां उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस है। इसलिए अगर उसे 2 में से किसी एक को टारगेट करना होगा तो कांग्रेस पहले नंबर पर होगी, जिससे 2024 में उसे मुकाबला करना है। तेलंगाना में कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक की भूमिका में है। बीजेपी की भी ये कोशिश है कि मुसलमान वोट कांग्रेस के बजाय बीआरएस के खाते में जाए। इसलिए पार्टी केसीआर की पार्टी से नजदीकी वाली धारणा को भी तोड़ने में जुटी है। पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की सभा में बीआरएस नेताओं को निशाना बनाया था और फिर बीआरएस ने पलटवार किया था, इसी धारणा को तोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। कांग्रेस भी लंबे वक्त से बीजेपी बीआरएस में आपसी मिलीभगत के दावे कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कैसे बीजेपी की रणनीति को फेल करती है। फिलहाल तो राज्य में बीजेपी और बीआरएस का खेल कांग्रेस ने खराब कर रखा है।
तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।